देखो नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 3, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है? जर्नी यानी यात्रा, एंड ऑफ द अर्थ मतलब धरती के अंतिम किनारे तक। और इसकी राइटर कौन है? तिशानी दोशी। अर्ली दिस, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है। बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एंटार्क्टिका इज़ द प्लेस टू गो टू बोन वॉयज। क्या कहता है यहाँ पर राइटर कि अगर आप अपने प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट है? धरती, ठीक है। प्लैनेट यानी कि अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको एंटार्क्टिका प्लेस से स्टार्टिंग करनी चाहिए, मतलब एंटार्क्टिका की विजिट करनी चाहिए। एंड आगे क्या लिखता है? बोन वॉयज, आपकी यात्रा शुभ हो। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। इस अर्ली दिस ईयर, इस ईयर के स्टार्टिंग में ही मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल पर पाया। रशियन रिसर्च वेसल, वेसल होता है जो समुद्री जहाज है, उसको कहा गया है। मतलब ये जो राइटर है ये किस चीज़ से यात्रा कर रहा है? रशियन रिसर्च वेसल नाम के एक जहाज़ से यात्रा कर रहे हैं। द अकेडमिक स्कॉलस्की इसका नाम था। इस रशियन रिसर्च वेसल जो था इसका नाम था अकेडमिक स्कॉलस्की। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। और ये जो जहाज़ था ये कहाँ के लिए यात्रा कर रहा था? ये जा रहा था धरती के सबसे ठंडे प्लेस पर, सबसे ड्राई प्लेस पर और सबसे ज़्यादा जहाँ हवा चलती है, एक ऐसे द्वीप पर जा रहा था वर्ल्ड के। इस द्वीप का नाम था एंटार्क्टिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मेरी यात्रा मद्रास से स्टार्ट हुई जो कि अर्थ के इक्वेटर के नॉर्थ 13.09 डिग्री पर है। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। मैंने यहाँ से जाते हुए 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया। टाइम जोन्स क्या है? ऐसे अलग अलग प्लेसेस जहाँ की जो टाइमिंग्स थी वो अलग अलग हो जाती है। 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया एंड 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, और 3 वाटर बॉडीज़ को क्रॉस किया। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स, और बहुत सारे अलग अलग इकोस्फेयर्स को मैंने क्रॉस किया। इकोस्फेयर्स क्या होते हैं? जहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो मतलब उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, कितनी तरह की अलग अलग वनस्पतियाँ उसने देखी, अलग अलग तरह के जीव जंतु देखे। मतलब ऐसे अलग अलग एरिया से वो गुजरा जहाँ की वनस्पति और पेड़ पौधे अलग अलग थे। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन एंटार्क्टिक continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, aeroplane and a ship. अब राइटर क्या कहता है कि जब मैं एंटार्क्टिका द्वीप पर पहुंचा तो उस टाइम तक मैंने 100 घंटे का लगभग सफ़र तय किया था। इसमें से कुछ सफ़र उसने कार से, कुछ एरोप्लेन से तो कुछ शिप से पार किया था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ। इसीलिए मेरा जो पहला इमोशन था, जैसे ही वो एंटार्क्टिक पर पहुंचता है तो अलग अलग इमोशंस होते हैं ना हर किसी के। किस तरह के ये इमोशंस हो सकते हैं? अब जब किसी द्वीप पर या किसी भी जगह पर हम पहुंचते हैं एक लंबे टाइम के बाद, हर किसी को कैसी मतलब इमोशंस होते हैं? हैप्पीनेस के होते हैं ना। लेकिन ये जैसा कि बहुत थक चुका था, 100 आवर्स का सफ़र कंप्लीट करके आया था, तो इसका जो पहला इमोशन था वहाँ पैर रखने पर वो क्या था? अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलीफ। जब मैं इस अनइंटरप्टेड का मतलब होता है जो कहीं नहीं ख़त्म होने वाला है। ब्लू हॉरिजन, जहाँ की जो धरती है वो ब्लू दिखाई दे रही है, बिकॉज हर तरफ क्या है? बर्फ़ ही बर्फ़, पानी पानी है, ठीक है। तो वहाँ की जो लैंडस्केप है, वहाँ का जो हॉरिजन है वो ब्लू दिखाई दे रहा है, और इतना ब्लू है वो, इतनी दूर तक ब्लू है कि वो अनइंटरप्टेड लग रहा है। और वाइट लैंडस्केप, और वहाँ का दृश्य कम्प्लीटली वाइट है, ठीक है। तो जब मैंने वहाँ कदम रखा पहला, तो आई वाज इन अ मूड ऑफ रिलीफ, तो मुझे आराम फील हो रहा था। फॉलोड अप विद एन इमीजिएट एंड प्रोफाउंड वंडर।
और उसके बाद मुझे ये सारा कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी भी फील हुई। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, राइटर क्यों वंडरफुल फील कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था जो एंटार्क्टिक द्वीप था। इमेंसिटी यानी विशालता। इट्स आइसोलेशन, और यहाँ पर कुछ भी कोई भी जीव जंतु नहीं था, ठीक है, बिल्कुल अकेला या सुनसानपन था यहाँ पर। तो ये चीज़ें देखकर वो बहुत हैरान था। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। इन सारी चीज़ों पर तो राइटर को हैरानी हो ही रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर थी कि कभी इंडिया और एंटार्क्टिका एक ही लैंडमास के पार्ट हुआ करते थे। मतलब कभी जब जो आज अर्थ की फॉर्म है उस टाइम पर ये अर्थ की फॉर्म नहीं थी। उस टाइम पर एंटार्क्टिका और इंडिया दोनों आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है। उस टाइम पर जो इंडिया था वो गोंडवाना लैंड के अंडर आता था। ये हम इसी लेसन में आगे रीड करेंगे, ठीक है। तो राइटर को हैरानी होती है कि ये इतना ठंडा प्रदेश जहाँ पर कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता, जहाँ पर कोई फसलें नहीं होती, जहाँ पर कोई वनस्पति जीव जंतु नहीं है, वहाँ पर किस तरह से कभी ह्यूमन बींग्स रहा करते होंगे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का एक हिस्सा। 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स पहले, ए जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट, एक बहुत बड़ा, जायंट यानी बहुत बड़ा, अमलगमेटेड होता है जो मिश्रित है, ठीक है, साउदर्न सुपर कंटिनेंट दक्षिणी बहुत बड़ा महाद्वीप, सुपर कंटिनेंट यानी महाद्वीप, जिसका नाम था गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये वास्तव में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और ये कहाँ पर हुआ करता था, इसके बीचों बीच एंटार्क्टिका, वर्तमान जो एंटार्क्टिका है वो होता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस टाइम पर चीज़ें बिल्कुल अलग होती थी। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड, जो इंसान था, ह्यूमन्स हैव नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ये वो टाइम था जब धरती पर ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस नहीं था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो जलवायु थी वो अब से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जिसकी वजह से वहाँ पर उस टाइम पर जो फ्लोरा और फोना था, फ्लोरा क्या होता है, उस टाइम के जो जीव जंतु थे, और फोना यानी कि जो वनस्पति जगत था, वो क्वाइट डिफरेंट था आज से। मतलब बहुत अलग अलग तरह की स्पीसीज थी इनकी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, और ये जो गोंडवाना द्वीप था ये 500 मिलियन साल तक वहाँ पर अस्तित्व में रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडर वे, लेकिन एक टाइम आया जब डायनासोर्स धरती से क्या हुए, वाइप आउट हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर वे, और मैमल्स जो थे वो अस्तित्व में आए। मैमल्स क्या होता है, जो अपने बच्चों, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं और पालन पोषण करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, और कुछ क्या होते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स। द लैंडमास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, उस टाइम पर जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए और मैमल्स की उत्पत्ति हुई, उस टाइम पर ये जो लैंड मास था ये अलग अलग पार्ट्स के अंदर सेपरेट हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ बन गई। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और धरती वैसी बन गई जैसी कि आज हम जानते हैं। हम क्या कहते हैं, जो अर्थ की प्लेट्स होती हैं ओशियंस के नीचे, वो क्या होती हैं, अपने आप ही खिसकती रहती हैं और एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर जाती रहती हैं। और इसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में या बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देने में, इतने हद तक होने में एक लंबा टाइम लग जाता है। तो ये जो प्लेट्स हैं इनको अलग अलग होने में बहुत साल लग गए, जैसे हम यहाँ रीड कर रहे हैं लगभग 500 मिलियन ईयर्स एगो, जिससे कि अलग अलग, पहले क्या था, ये सारा का सारा जो वर्ल्ड था इंटरकनेक्टेड था, ठीक है। और फिर बाद में क्या हुआ, ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगे और अर्थ के ऊपर अलग अलग कंट्रीज बन गई, ठीक है। टू विजिट एंटार्क्टिका, हाउ इज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट ए ग्रैस्प ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। और एंटार्क्टिका जाना, नाउ इज़ टू बी ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री का मतलब है कि हम अपने इतिहास को फिर से देख सकते हैं।
हम जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए और शायद हम कहाँ जा रहे हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फॉल्ट्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स। इससे हम समझ सकते हैं कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स का, यानी कि चट्टानों का जो फोल्ड यानी कि तह है जो उनका, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स का क्या महत्व है। ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन कैसे हुआ और एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। एक्सटिंक्शन यानी पहले के टाइम पर अलग अलग बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे थे जो आज नहीं है, बहुत सारे ऐसे जीव थे जो आज नहीं है, तो उनका एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन अ मिलियन ईयर्स, अगर आप सोचते हैं इस बारे में तो सबसे पहली बात है कि ये सब होने में मिलियंस ईयर्स का टाइम लग जाता है। इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, ये दिमाग को घुमा देने वाली प्रोसेस है। इमेजिन कीजिए इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, इंडिया अपने आप ही पुश हो के कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। जामिंग अगेंस्ट एशिया, और जाते जाते क्या हो गया, ये एशिया से जाकर सट गया। जामिंग यानी कनेक्ट हो गया या फिर चिपक गया, ठीक है। टू बक्कल इट्स कस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और फिर क्या हुआ, जब ये एशिया को जाकर लग जाता है, कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, एंड क्रस्ट फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से कुछ अलग हो जाता है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, अब साउथ अमेरिका भी इसी तरह से क्या हो रहा है, मूव करता जा रहा है। यानी कि क्या है, जो अर्थ है वो अपने एक स्टेटिक कंडीशन में नहीं है बल्कि कि डायनेमिक कंडीशन में होके मूव कर रही थी। तो साउथ अमेरिका क्या करता है, मूव होता है, ड्रिफ्ट होता है और जाकर नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर लेता है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और जब ये जाकर नॉर्थ अमेरिका से मिलता है तो वहाँ पर एक ड्रेक पैसेज खुलता है। पैसेज क्या होता है, रास्ता। एक ड्रेक पैसेज खुलता है जिससे कि जो कोल्ड सर्कमपोलर करंट यानी कि लहरें हैं वो जाने का रास्ता बन जाता है। कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीजिड, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका जम जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका आपस में जुड़ जाते हैं और इनके बीच से एक ऐसा रास्ता बनता है जिससे कि जो करंट्स थी, मतलब ठंडी लहरें थी जो, वो किधर पहुंच जाती हैं, एंटार्क्टिका की तरफ पहुंच जाती है। और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पर तो क्या है, लोग रहने लगते हैं, बिकॉज वहाँ के जो क्लाइमेट है कंपैरेटिवली हॉट है बजाय कि एंटार्क्टिका के। लेकिन जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर वो ठंडी लहरें जाने की वजह से पूरी तरह से फ्रीजिड हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। और जिसकी वजह से वो डिजोलेट रह जाता है, यानी वहाँ पर कोई नहीं रहता है। एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरह से ये संसार के बिल्कुल बॉटम में पहुंच जाता है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब राइटर क्या कहता है कि एक सूर्य देव की पूजा करने वाले साउथ इंडियन, बिल्कुल मेरी तरह से, 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. ये कहता है कि जो साउथ इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, सन की पूजा करते हैं, बिल्कुल राइटर की तरह से ही। 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volumes are stored, अगर उसको 2 वीक के लिए ऐसी जगह पर छोड़ दिया जाए जहाँ धरती की टोटल आइस वॉल्यूम का 90% हो, ठीक है, इज़ अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, उसके लिए तो ये क्या होगा, ठंड में जम जाने जैसा होगा। मतलब जो इंसान लगातार कहाँ रहने का हैबिचुअल है, गर्मी में, साउथ इंडिया में क्या होती है, बहुत गर्मी होती है ना, तो वो क्या कहता है कि हम लोग ऐसे हैं जो सन को पूजते हैं और उसकी गर्मी को झेलने के आदी हैं, ठीक है। अगर हम जैसे लोगों को कहाँ छोड़ दिया जाए, एंटार्क्टिका जैसे द्वीप पर, यानी कि जहाँ 90% बर्फ़ है पूरे वर्ल्ड की, वहाँ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये हमें जमा देने वाला होगा। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, ना सिर्फ हमारे सर्कुलेशन सिस्टम को, सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है बॉडी के अंदर, ना सिर्फ हमारे ब्लड को जमा देगा, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिक क्या होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हैंग कर देगा बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि हमारी सोचने समझने की क्षमता है जो, उसको भी ये रोक देगा। इतनी ठंड में कुछ नहीं सोच पाएंगे हम, सिर्फ क्या कहेंगे कि कितनी ठंड है, ठीक है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल, और ऐसे है यहाँ पर चलना जैसे कि एक कोई बहुत ही बड़ी पिंग पोंग बॉल के ऊपर चल रहा हो। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, वो क्या कहता है कि
जो एंटार्क्टिक द्वीप है यहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। नो ट्रीज, ना कोई पेड़ पौधे हैं। बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग, ना कोई बोर्ड्स हैं ना बिल्डिंग्स हैं। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। यहाँ आकर ना तुम्हें धरती जैसा फील होता है ना तुम्हें समय की कोई समझ रहती है, मतलब दिन रात सब एक जैसे लगते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, midges and mites to blue whales and icebergs as big as country. The largest recorded was the size of Belgium. विजुअल स्केल, और जो हमारी विजुअल स्केल है, मतलब अगर हम देखते हैं कि चीज़ें कितनी छोटी हैं और कितनी बड़ी हैं, तो क्या होता है ये माइक्रोस्कोपिक, मतलब यहाँ पर हम इतने छोटे छोटे जीव देख सकते हैं जो कैसे हैं, माइक्रोस्कोप से दिखाई दें। टू द माइटी, और इतने बड़े हो सकते हैं कि जो बहुत विशाल हो, ठीक है। मीजेज एंड माइट्स, मीजेज एंड माइट्स क्या है, छोटे छोटे कीट पतंगों जैसे होते हैं ये, ठीक है। टू ब्लू वेल्स, मतलब इतने छोटे साइज से लेकर ब्लू वेल तक के साइज तक की आइसबर्ग्स को यहाँ पर देखा जा सकता है। मतलब कोई जीव जंतु नहीं है, बल्कि क्या कह रहा है ये कि यहाँ हर जगह पर सिर्फ बर्फ़ की चट्टानें, बर्फ़ की परतें हैं, और वो कितनी छोटी हो सकती है, कितने छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़ी बड़ी वेल्स तक बड़ी हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर। एज बिग एज कंट्री, और ये इतनी बड़ी हो सकती है जितने की कोई कंट्री बड़ी हो खुद। लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, इनमें से एक आइसबर्ग बेल्जियम के आकार की थी। डेज गो ऑन एंड ऑन। अब राइटर क्या है, तिशानी दोषी कहाँ पहुँच चुका है, एंटार्क्टिक पर पहुँच चुका है, और क्या कहता है, डे गोज ऑन, दिन बीतते गए और बीतते गए, एंड ऑन इन सियरल 24 आवर austral summer light and a ubiquitous silent, interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet, consecrates the place। क्या कहता है, कई दिन चले जाते हैं इस तरह से, और जो दिन के शोरियल 24 आवर्स होते हैं, मतलब दिन के 24 के 24 जो घंटे होते हैं, ऑस्ट्रल समर लाइट, वहाँ पर मंद मंद से समर की लाइट है, एंड अ यूबिक्वियस साइलेंट, और एक अजीब सी वहाँ पर पूरी तरह से शांति है। इंटरप्टेड ओनली बाय, अब वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आती सिवाय अकेजनल एविलेंच के। एविलेंच क्या होता है, जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ पर परतें हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से खिसक जाती हैं, और जब खिसक कर वो नीचे गिरती हैं तो टूट जाती हैं, ठीक है। और जब वो टूटती भी है ना, तो फिर भी उनका पानी नहीं बनता, बिकॉज क्या है, वहाँ बहुत ठंड है, टूट कर जैसे ही नीचे गिरती है फिर से वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है। तो इन जो आइस की परतें हैं ये, जो कि कैसी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं, इन्हें एविलेंच कहा गया है। तो इन एविलेंच के गिरने की या काल्विंग आइस शीट्स के, बर्फ़ की परतों के टूटने की जो आवाज़ है, वो इस प्लेस की खामोशी को कुछ समय के लिए तोड़ देती है। इट इज़ एन इमर्जन दैट वी फील फोर्स you to place yourself in the context of the earth's geological history. It is an immersion. ये एक इमर्शन है, यानी कि अगर हम कहें कि किसी चीज़ के अंदर अपने आप को अनुभव करने की क्षमता है, कि हम आपको कहें कि तुम अर्थ के कंटेक्स्ट में इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री को ढूंढो, ठीक है। एंड फॉर ह्यूमंस द प्रोजोनेसिस इज़ नॉट गुड, और अगर इंसान के बारे में यहाँ आकर तुम ढूंढते हो एंटार्क्टिक द्वीप पर, तो शायद ही तुम्हें यहाँ पर इसके कोई भी एविडेंस या प्रमाण मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन इम्पैक्ट, मनुष्य का जो प्रभाव है। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। मनुष्य की जो सभ्यता है या मानवीय जो सभ्यता है, उसे लगभग 12,000 साल हो चुके हैं। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, और अगर भूगर्भीय घड़ी के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ सेकेंड्स है, ठीक है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रक्स, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर।
विद आवर विलेज, टाउन, सिटीज़ और मेगा सिटीज़। और क्या कहते हैं, देखो वैसे तो क्या है 12,000 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर जियोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कुछ सेकंड्स के इक्वल है। और इतने छोटे से टाइम में हमने क्या किया, इतनी ज़्यादा रक्स यानी कि इतना ज़्यादा जोड़ कर दिया अर्थ के ऊपर कि हमने नेचर को डोमिनेंस करने की कोशिश की, नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की, अपने शहर, गांव, सिटीज़ और मेगा सिटीज़ यहाँ पर धरती के ऊपर बसा दिए इतने से टाइम के अंदर। ठीक है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अलावा जो मानव की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती गई, जिसके कारण जो दूसरी स्पीसीज थी उसके साथ एक क्या शुरू हो गया, बैटल शुरू हो गया है इंसान का, बैटल यानी होड़ शुरू हो गई। ठीक है, ताकि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड संसाधन हैं, उनका इंसान ज़्यादा प्रयोग कर सके बजाय कि दूसरे जीवों के। ठीक है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो फॉसिल फ्यूल्स को अनमिटिगेटेडली जलाया गया या यूज़ किया गया। अनमिटिगेटेडली यानी कि अंधाधुंध जलाया गया, यूज़ किया गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड का एक ब्लैंकेट बन गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट। और जो क्लाइमेट चेंज है वो आज के टाइम पर पर्यावरण के संदर्भ में की जाने वाली सबसे हॉट डिबेट है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण डिबेट है। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। और क्या कहा जाता है, हम कहते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, सुना होगा ना आपने। ठीक है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो फिर क्या होता है, बाढ़ वगैरह आने का खतरा होता है। और इसी संदर्भ में वो कहता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, तो क्या कोई टाइम ऐसा आएगा कि जो वेस्ट एंटार्क्टिक आइस है उसकी शीट्स पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्प्टेड। क्या जो खाड़ीय स्ट्रीम ओशियन है उनकी लहरें भी डिस्टर्प्ट हो जाएंगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या जैसा कि हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड के एंड में क्या होगा, प्रलय आ जाएगी, तो क्या यही इसी तरह से वर्ल्ड का एंड होगा, किस तरह से कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो ओशियंस हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे और हर जगह पर पानी पानी हो जाएगा, जो एंटार्क्टिक आइस है वो पिघल जाएगी, क्या ये सब होने वाला है? मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ईदर वे कुछ भी हो सकता है। एंटार्क्टिका इज़ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। और अगर इस डिबेट में देखा जाए तो एंटार्क्टिक एक क्रूशियल एलिमेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। ना सिर्फ इसलिए कि ये एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट। और जैसा कि यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है तो यहाँ का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वैसा ही पड़ा है जैसा कि कभी हुआ करता था, यानी कि प्रिस्टीन है, प्राचीन है इस वजह से। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन बल्कि इसका महत्व ज़्यादा इसलिए है बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। क्योंकि इसकी जो बर्फ़ की चट्टानें हैं या जहाँ पर ये बर्फ़ ही बर्फ़ है, इस बर्फ़ के अंदर लगभग 500 मिलियन साल पहले के कार्बन के रिकॉर्ड्स ट्रैप पड़े हुए हैं इसकी लेयर्स के अंदर। ठीक है, और जो कार्बन रिकॉर्ड्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं हमारी ये जानने में कि जो अर्थ है या अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन बींग्स है, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनकी एज क्या है, वो कितने पुराने हैं। ठीक है, तो लेकिन ये सारे हम नहीं ढूंढ पाते हैं बिकॉज ये कहाँ है, आइस की लेयर्स के बीच उलझे हुए हैं कहीं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिक इज़ प्लेस टू गो। और अगर हम क्या करना चाहते हैं, अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद, जिस प्रोग्राम या जो प्रोजेक्ट था इनका, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था, स्टूडेंट ऑन आइस। ठीक है, आई वॉज वर्किंग विद ऑन द स्कॉलस्की, और मैं स्कॉलस्की पर इस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा था। स्कॉलस्की क्या था, शिप का नाम था। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
और इस प्रोजेक्ट के अंडर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के एंड तक लेकर जाना था, दैट मीन्स एंटार्क्टिका तक लेकर जाना था, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट। और इन्हें यहाँ एंटार्क्टिका तक लेकर जाने का एक उद्देश्य था कि इन्हें ऐसी इंस्पायरिंग और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करना जिसके ज़रिए वो हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ को समझने के लिए अपनी एक नई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी उनको। ठीक है, मतलब वो स्कॉलर्स की पर जब जाता है एंटार्क्टिका तो वहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाता है ताकि इन हाई स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके धरती को समझने के लिए। ठीक है, इट इज़ बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। इस अभियान को चलते 6 साल हो चुके हैं। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड। और इसका जो हेड था वो कैनेडियन जियोफ ग्रीन नाम का व्यक्ति था जो हु गेट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज and retired rich curiosity seekers who would only give back in a limited way। वो उन सेलिब्रिटीज़, रिटायर्ड पर्सन्स, रिच लोगों, क्यूरियोसिटी सीकर्स से थक चुका था जो कि लिमिटेड वे में, मतलब जो हेल्प या जो संसाधन चाहिए थे उनको लिमिटेड वे में प्रदान करते थे। विद स्टूडेंट ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में ये जो ऑथर है ये क्या कहता है, ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स। ये कहता है कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो पॉलिसी मेकर्स की तरह से हैं, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जो वो एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हैं, सीखने के लिए रेडी हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्ट, और सबसे बड़ी बात एक्ट करने के लिए ये इसको रेडी है। द रीज़न the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। और ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा सफल हुआ, इसका एक ही कारण था। वो क्या कारण था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, कि साउथ पोल तक जाना, साउथ पोल पे कहीं पर भी जाना इम्पॉसिबल था, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और इससे प्रभावित ना होना भी उतना ही इम्पॉसिबल था। ठीक है, किससे? एंटार्क्टिका से। इट इज़ ईजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude, but when you can visibly see glacier retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that threat of global warming is very real। अब हम लोग सभी सुनते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण। लेकिन राइटर देखो क्या कहता है, इट इज़ ईजी टू ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप्स। ये बहुत आसान है कि हम पोलर आइस कैप्स के बारे में सोचें। मेल्टिंग, ये जो पोलर आइस कैप्स है, पोलर आइस कैप्स का मतलब है जो ध्रुवों के ऊपर बर्फ़ की चादरें हैं। ठीक है, हम उनके बारे में सोचते हैं कि वो किस तरह से पिघल रही है। कहाँ बैठकर सोचते हैं? वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन, आराम से अपने घरों में बैठकर सोचते हैं। इन आवर रिस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव प्लेस हैं, कुछ हैं जो अर्थ के लेटीट्यूड वाले प्लेस में रहते हैं, कुछ जो हैं वो लॉन्गिट्यूड वाले में रहते हैं। तो जहाँ पर भी लोग रहते हैं वहाँ रहकर इन चीज़ों के बारे में सोचना, चिंता करना बहुत ही आसान है। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स, लेकिन जब आप एंटार्क्टिका जाकर या किसी भी प्लेस के ऊपर जाकर देखते हो कि वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं क्या हो रहे हैं? रिट्रीटिंग, पिघल रहे हैं, एंड आइस शेल्स कलेस्पिंग, और बर्फ़ की जो परतें हैं वो टूट रही है। यू बिगिन टू रियलाइज़, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है वो वास्तव में रियल है। क्लियर? एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम and lack of biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। एंटार्क्टिका जो कि एक सिंपल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैसे होते हैं? जिसके अंदर बहुत सारी जीव जंतु अपने भोजन के लिए और अपने आवास के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन एंटार्क्टिका में इतने सारे जीव जंतु है ही नहीं।
कि एक बहुत लंबी चेन बन जाए, उनकी श्रृंखला बन जाए। तो जहाँ पर बहुत लंबी चेन नहीं बनती उसे क्या कहते हैं, सिंपल इकोसिस्टम कहते हैं। तो क्या कहता है ये जो एंटार्क्टिका है वो एक सिंपल इकोसिस्टम प्रेजेंट करता है एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है वो भी बहुत कम है। जैव विविधता क्या है, अलग अलग तरह के जीव जंतु भी बहुत कम है। इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस। और इसीलिए ये एक परफेक्ट प्लेस है ये समझने के लिए कि अगर कहीं पर भी अर्थ के किसी भी कोने पर छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो किस तरह से बड़े बदलाव ला सकते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ ये फाइटोप्लैंक्टन एक पौधे का नाम है, जलीय पौधे का नाम, ठीक है। तो कहता है कि इस फाइटोप्लैंक्टन को देखो जो कि कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब जिसका साइज़ बहुत ही छोटा है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के बिना देख भी नहीं सकते हैं। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। ये वो घास है जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, ये वो घास है समुद्र की जिससे कि साउदर्न ओशियन की पूरी फूड चेन बन जाती है। मतलब साउदर्न ओशियन के, दक्षिणी सागर के, दक्षिणी हिंद महासागर के बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो यही खाकर अपना गुजारा चलाते हैं। तो मतलब अगर सपोज करो कि ये फाइटोप्लैंक्टन अगर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे जो जीव उसके ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज, एक सिर्फ माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन के ख़त्म होने से कितनी बड़ी जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ की, ठीक है। तो यही क्या कहता है कि जो छोटे छोटे चेंज हैं वो बड़े परिणाम दे सकते हैं। These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis। अब ये जो पौधे होते हैं जब अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। और अब जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, कौन कौन करता है, ये फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल्ड प्लांट्स हैं, सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय प्लांट्स हैं। जब ये एक कोशिकीय पौधे सन एनर्जी को यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट यानी कि ग्रहण करते हैं एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो भी इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, उन सबको क्या कहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा है। इन दैट वंडरस, उस परिवेश के अंदर, तो ये क्या करते हैं, उससे वो प्रोसेस करते हैं जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। साइंटिस्ट कहते हैं कि, या साइंटिस्ट ये चेतावनी देते हैं कि अगर इसका ओजोन लेयर का जैसे कि धीरे धीरे डेप्लेशन होता जा रहा है, धीरे धीरे ये ख़त्म होती जा रही है, अगर इसका और ज़्यादा विनाश हो गया ओजोन लेयर का तो क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स की जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से क्या होंगी, अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ओजोन लेयर के हाथ से फाइटोप्लैंक्टन क्या होगा, अफेक्ट होगा यानी ख़त्म होगा। फाइटोप्लैंक्टन के ख़त्म होने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, और जैसा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं हो पाएगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, एक तरफ तो जो ओशियन की बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होगी, दूसरी तरफ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से क्या होगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर मेल्ट होने से फिर से हम फ्लड और सुनामी जैसी जो इवेंट्स हैं उनको देख सकते हैं, राइट। तो मतलब एक छोटा सा जो चेंज है वो कितने बड़े बड़े परिणाम क्रिएट करता है क्लाइमेट या फिर हम कहेंगे प्रकृति के अंदर, ठीक। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स। अब अगर फाइटोप्लैंक्टन ख़त्म हो जाते हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा, जो मेरीन एनिमल्स और बर्ड्स हैं, मेरीन यानी कि जो जलीय एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उस क्षेत्र के वो अफेक्ट हो जाएंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और इसी तरह से जो वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी अफेक्ट होगी। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन की फॉर्म में गॉड ने हमें एक बहुत बड़ा अस्तित्व प्रदान किया है, मतलब ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और राइटर क्या कहता है, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी से जो बड़ी चीज़ें हैं उनका सिस्टम बना रहेगा।
वॉक ऑन द ओशियन, समुद्र के ऊपर एक वॉक। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच, ये बंद कर दें। My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurred just short of Antarctic Circle at 65.55 डिग्री साउथ। राइटर कहता है कि जो मेरा एंटार्क्टिक की यात्रा का एक्सपीरियंस था वो इस तरह की एपिफेनीज यानी कि दुर्लभ घटनाओं से भरा हुआ था, लेकिन जो सबसे अजीब या सबसे अच्छी थी मेरा एक्सपीरियंस वो था एंटार्क्टिक सर्कल पर 65.55 डिग्री साउथ पर। द स्कॉलर्स्की हैड मैनेज टू वेज herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. जो स्कॉलर्स्की था had managed to wedge herself, उसने अपने आप को रोक लिया था। कहाँ पर? एक थिक और वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में, मतलब दूर दूर तक बर्फ़ की शीट्स फैली हुई थी, बर्फ़ ही बर्फ़ थी वहाँ, उसके बीच में ये जो इनका जहाज़ है ये रुक जाता है। एंड टैडपोल आइलैंड, बिटवीन दी पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड, ये जगह थी पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में। विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जिसकी वजह से हम आगे जाने से रुक जाते हैं। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे और नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन ओशियन। लेकिन इससे पहले कि हम वापस मुड़ते हमने क्या डिसाइड किया कि हम गैंग प्लैंक पर क्लाइंब करेंगे और ओशियन पर वॉक करेंगे। ठीक है, प्लैंक क्या होता है? जो ऊपर की तरफ तैर रही है कोई चीज़, और गैंग प्लैंक जो भी वहाँ पर वैसे तो अशुद्धियों को कहा जाता है। आई थिंक यहाँ बर्फ़ होगी, बर्फ़ की परतें जम जाती हैं वहाँ पर। ठीक है ना, जो पानी है वो क्या है? बर्फ़ की परतों की फॉर्म में है, तो क्या है उसके ऊपर चला जा सकता है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो क्लाइंब करेंगे यानी कि ओशियन के ऊपर वॉक करेंगे। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. इसीलिए हम सब ने, जो कि 52 थे हम नंबर में, हम सभी ने क्या किया? kitted out in Gore-Tex and glares, हम Gore-Tex और glares के अंदर नीचे उतर गए। दैट मीन्स ये प्लेसेस के नाम है वहाँ पर। ठीक है, और क्या किया? वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस, वहाँ जो बर्फ़ फैली हुई थी यानी सफ़ेदी थी वहाँ पर, पूरी तरह से सफ़ेद था हर चीज़, तो उसके ऊपर हम चलने लगे। सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और ऐसा लग रहा था कि ये जो वाइट आइस है ये हमेशा के लिए यहाँ पर फैली हुई है। अंडरनीथ आवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1-1 मीटर की मोटी आइस की परतें थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उस 1 मीटर की आइस की परत के नीचे 180 मीटर ब्रीथ करता हुआ लवणीय यानी कि सॉल्ट वाटर था, यानी कि समुंदर था। मतलब ऊपर उसके बर्फ़ जमी हुई थी और उस बर्फ़ के नीचे क्या था? सॉल्ट वाटर यानी ओशियन था। इन द पेरिफेरी क्रैब ईटर silver stretching and sunning themselves on the ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. और क्या कहता है? इन द पेरिफेरी, इसके ओशियन की जो क्या जमी हुई थी? बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो ट्रांसपेरेंट थी। उसके नीचे से कहीं कहीं पर क्या दिखाई दे रहा था? उस ओशियन के जो जीव थे वो दिखाई दे रहे थे। तो क्रैब ईटर सील थी, मतलब क्रैब खाने वाली जो सील्स थी वो वहाँ पर इस तरह से फैल कर पड़ी हुई थी या बैठी हुई थी, जैसे कि स्ट्रे डॉग्स, गली के अंदर जो डॉग्स होते हैं वो धूप के टाइम पर बैनियन ट्री के नीचे फैल कर सो जाते हैं। इसी तरह से ये जो सील्स थी वो यहाँ पर फैली हुई थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, ये कोई खुलासा नहीं था बल्कि कि हर चीज़ आपस में यहाँ पर कनेक्टेड थी। ठीक है, 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर्स लेटर्स। हम अभी तक 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 वाटर बॉडीज़ को और बहुत सारे इकोस्फेयर्स को पार कर चुके थे। आई वॉज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट, और मुझे अभी भी हैरानी हो रही थी कि हमारे प्लैनेट के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। हाउ वुड इट बी इफ़ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, क्या होगा अगर एंटार्क्टिका भी गर्म प्लेस बन जाएगा।
दैट इट वंस यूज टू बी, जैसा कि ये कभी पहले हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए उस टाइम पर होंगे जब एंटार्क्टिका पूरी तरह से पिघल चुका होगा। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वूली राइनोज, या फिर जिस टाइम तक एंटार्क्टिका की फॉर्म चेंज होगी, ठीक है, यहाँ बर्फ़ की बजाय क्या होगी, अर्थ होगी, ठीक है, या पानी की बजाय अर्थ होगी जिस टाइम पर यहाँ, क्या उस टाइम तक हम या तो इसको देखेंगे या फिर इंसान डायनासोर, मैमोथ्स और वूली राइनोज की तरह से ख़त्म हो चुका होगा। हुज टू से, कौन कह सकता है कि क्या होगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स हु विल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ 2 वीक बिताने के बाद कुछ टीनेजर्स के ग्रुप के साथ 2 वीक यहाँ बिताने के बाद हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऐसे टीनेजर्स जो चाहते थे कि अभी भी वो वर्ल्ड को बचा ले। ऑल आई कैन से, इन लोगों के साथ समय बिताने के बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अ लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स बट व्हाट ए डिफरेंस अ डे मेक्स, कि मिलियन ईयर्स के अंदर तो हजारों करोड़ों साल बीत जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो ही सकती हैं, लेकिन एक दिन भी क्या है, एक नया बदलाव या डिफरेंस ला सकता है इस नेचर या अर्थ के अंदर। क्लियर, दैट मीन्स इस लेसन के अंदर राइटर हमें क्या बताता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर रही है, नेचर को एक्सप्लॉइट कर रही है और उन्हें ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए।